हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर पढ़ लिए हैं। आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। मैटर से लेकर के चले थे जहाँ पर उसका केमिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन आपने देखा था, ठीक है। देन आपने कुछ बेसिक यूनिट्स देखी थी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन पर बात की थी, और रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियाएं जो होती हैं वो किन किन नियमों का पालन करती हैं, जो आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आता है, यानी रासायनिक संयोजन के नियम। इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी गुणित अनुपात का नियम, गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो का नियम। ये सारे नियम आपने कहाँ पढ़े? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़े, ठीक है ना। और इसके बाद हमने देखा था डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर बात की थी। देन लास्ट सेशन में एटॉमिक थ्योरी के अतिरिक्त हमने एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास पे भी बात की थी, जिसमें बहुत अच्छे से बच्चों ने आंसर भी किया था। एटॉमिक मास आपका क्या होता है? तो बेसिकली एक एटम का जो वहां पर मास है उसी को एटॉमिक मास कहा जा रहा है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा एएमयू या यूनिफाइड एटॉमिक मास पर हमने लास्ट सेशन में बात की थी, जिसमें कि आपने क्या बोला, एक एटम का जो मास है वही एटॉमिक मास, समझ रहे हैं। देन आप लोगों ने यहाँ पर एटॉमिक मास को देखा कि इसको एएमयू में भी व्यक्त कर सकते हैं, इसकी यूनिट जो है, और इसके अलावा यू यानी कि यूनिफाइड मास के रूप में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। देन परमाणु द्रव्यमान के बाद हमने आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास पे यहाँ पर बात की। और मॉलिक्यूलर मास क्या है? जिस प्रकार परमाणुविक द्रव्यमान एक परमाणु का द्रव्यमान है, उसी प्रकार से एक अणु का जो द्रव्यमान होगा उसे आणविक द्रव्यमान कहा जाएगा। और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उन सभी के परमाणु द्रव्यमानों का जो योग होगा उसको आणविक द्रव्यमान आपका कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मीथेन का जैसे निकाला था, ठीक है ना। और इसके अलावा C2H5OH और CH3COOH का आप लोगों ने कैलकुलेट किया था आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अब आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं मोल पर कि मोल आपका क्या होता है। मोल बेसिकली आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है। जब हम लोग ने पदार्थ की मात्रा जो होती है उसको मापने की इकाई पर बात की थी, तो वहां पर भी मोल आया था। तो उसी मोल पर बात की जा रही है कि वो मोल होता क्या है, ठीक है। या आप पदार्थ के एक मोल की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या, क्लियर है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लिया गया, फिर से कार्बन को लिया गया, कार्बन का 12 जो आइसोटोप है C12 वाला, ठीक है ना, उसको लिया गया, उसके 12 ग्राम लिए गए। क्या किया गया? कार्बन 12 जो आपका आइसोटोप है, समस्थानिक है कार्बन का, उसको लिया गया, उससे 12 ग्राम कार्बन ली। वो जो C12 है उसको तोल करके आपने 12 ग्राम ले ली, ठीक है। अब उस 12 ग्राम में गिनिए कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जितने उसमें पार्टिकल है वही 1 मोल के इक्वल, समझ रहे हैं। सो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या है? पदार्थ की मात्रा है, कितने? दैट कंटेन्स एज मैनी एज एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब क्या है? पार्टिकल्स आप बोल सकते हो उनको, ठीक है ना, या मॉलिक्यूल बोल सकते हो, कण बोल सकते हो, पर एटम बोल सकते हैं, या बेसिकली कण आप लेकर चलेंगे, यानी पार्टिकल्स की बात हो रही है, ओके। एंटिटीज एज नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12। क्या कहा गया? पदार्थ की मात्रा को हम मोल कह रहे हैं, और एक मोल का मतलब है जितने पार्टिकल C12 के 12 ग्राम में। क्या बोला मैंने? कार्बन 12 के, कार्बन 12 उसका नाम है, C6 6C12 6C13 6C14 आप ऐसे लेते हैं। तो 6C12 वाला जो उसका समस्थानिक है उसमें आपका 6C12, समझ रहे हो ना। देखो भाई सिंपल सी बात है, आपने बोला समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब क्या है? जिसे आइसोटोप भी कहा जा रहा है। क्या मतलब है इसका? कि
परमाणु का क्रमांक समान होगा, ठीक है, लेकिन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा, भिन्न होगा, ठीक है। तो आपने बोला कार्बन के 3 समस्थानिक हमें देखने को मिलता है जिनके परमाणु का क्रमांक नीचे लिखते थे आप 6 6, इस तरह से तीनों का परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, ठीक है, 12 है, 13 है, 14 है। तो इन तीनों में से ये वाला आपका कार्बन लिया गया 60-12 वाला, और इसका नाप करके कितना लिया गया, यहाँ पर 12 ग्राम लिया गया, ये 12 ग्राम है सब। अब इस 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे, कितनी एंटिटीज हैं, कितने एटम्स हैं, कार्बन है, तत्व है आपका, तो एटम्स होंगे, तो कितने एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो जितने एटम इस 6C12 के 12 ग्राम में हैं उसी को 1 मोल कहा गया है। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने, जितने एटम्स आपके इस कार्बन 12 के 12 ग्राम में हैं वही 1 मोल है। अब वो कितने होते हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से आप लोग पढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो यानी 12 ग्राम आपका कितना ही होता है, सोच लो, बहुत कम मात्रा है 12 ग्राम। वो 12 ग्राम में 10⁻23 कितनी बड़ी संख्या होगी, इतनी बड़ी संख्या में आपका एटम्स प्रेजेंट है, यानी एटम कितनी छोटी एंटिटी होगी, कितना छोटा पार्टिकल हो गया एटम, समझ रहे हैं। तो 1 मोल, अगर आप कहते हो 1 मोल हाइड्रोजन तो उसका मतलब भी क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑक्सीजन बोलेंगे उसका मतलब भी यही है, 1 मोल नाइट्रोजन बोलेंगे उसका मतलब भी यही है। किसी भी पदार्थ का 1 मोल, किसी भी तत्व का 1 मोल कहा जा रहा है उसका मतलब उसके इतने एटम्स की बात की जा रही है। ओके, सो मोल, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर इकाइयां होती है, ठीक है। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23। समझ रहे हैं, यानी इस 12 ग्राम में, ये 12 ग्राम था और ये एटम से मिलकर के बना होगा, इसमें एटम है ये, तो इन एटम्स को अगर आप लोग गिनने बैठोगे, ठीक है, हम लोग इनको गिनेंगे, अब ये तो गिनना तो पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली ये निकाला गया है, तो गिन करके या प्रैक्टिकली जो भी आपका रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग ये जो टोटल इसमें पार्टिकल्स हैं या एटम्स है, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, वो कितने हैं, वो है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर, अब बोलो, अब हम बात कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ, अब बात करिए 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितने आपके यहाँ पर पार्टिकल्स आपको देखने को मिले, बताओ, अभी तो बताया ना। चलिए, सो मैंने आपको क्या बोला, 1 मोल अगर आप किसी भी एटम का ले रहे हो, 1 मोल किसी भी एलिमेंट का, ठीक है ना, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। अब कार्बन 12 का मतलब क्या है, C12 का मतलब क्या है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है 12 है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, 2 हाइड्रोजन है तो उनके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में भी आपके इतने मोल उपस्थित हो, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे पढ़ेंगे। देन एक और आता है आपके पास मोलों की संख्या की गणना करना, क्या आता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, मोलों की संख्या की गणना कैसे की जाती है, ठीक है, बताइए कैसे की जाती है, किसी को आता है। चलिए, तो मोलों की संख्या की गणना कैसे की जाती है, समझिए। मोलों की संख्या की गणना करने के लिए आपने बात करी कितना, कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, 12 ग्राम कार्बन, इस तरह से आप बात कर रहे हो कि इसमें मोलों की संख्या जो आपके नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, तो वो 1 मोल है,
समझ रहे हो क्या बोला मैंने? 12 ग्राम कार्बन में की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 मोल कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका 1 मोल और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? मोलों की संख्या की गणना करनी होगी तो कैसे करो? अब 12 ग्राम तो उसका क्या है, वहां पर एटॉमिक मास है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम जो कि 1 मोल आपको बता रहा है वो आपको पता है। इसी तरह से अगर आपको किसी कंपाउंड का करना होगा तो कंपाउंड के केस में आप एटॉमिक मासेस का क्या लेते हो? सम लेते हो, यानी कि मॉलिक्यूल की बात करते हो, जो कि वहां पर उसका क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, जिसको आप बाद में आपने मोलर मास भी नाम दिया। ठीक है, तो आपके पास मोलर मास होगा। दूसरा, जैसे आपने वहां पर 12 ग्राम कार्बन की बात की कि हमने 12 ग्राम कार्बन ली, ठीक है ना, तो यहां पर आप किसकी बात करते हैं बच्चे? यहां पर आप बात करते हैं वेट की, यानी कि कितना हम वहां पर, तो आपने बोला हमने तौल करके 12 ग्राम लिया, अब यहां पर कितना वेट लिया गया? एक तो आपके पास क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, जो कि एक मॉलिक्यूल का है, जिसे मोलर मास भी आप कह रहे हो। ये दोनों चीज एक ही है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्य। ठीक है, दूसरा, कार्बन 12 का आपने 12 ग्राम तोला, और कार्बन 12 का मतलब क्या है कि उसका आणविक द्रव्यमान, और दूसरा आपने 12 ग्राम तोला है, यानी कि उसका वेट, जो कि आपने लिया होगा, लिया गया द्रव्यमान या दिया गया द्रव्यमान भी, जिसे आप बोलते हो गिवन मास और वेट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है ना? तो 12 इज डिवाइडेड बाय 12, तो आपका 1 आ गया था कि 1 मोल है। नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1 है। तो यहां पर आप मोलों की संख्या की गणना कैसे करते हैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास इज डिवाइडेड बाय मोलर। समझ आ रहा है क्या बोला? जितना आपका 1 मोल का द्रव्यमान है, ठीक है, उससे आप विभाजित कर देंगे जितना आपको दिया गया है। जैसे सपोज हम सोडियम क्लोराइड की बात करें कि उसके हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, तो कैसे करोगे? सपोज मैंने बोला आपको 10 ग्राम NaCl दी गई है, तो 10 ग्राम उसका क्या है? गिवन मास है, जो आपको बताया गया है कि 10 ग्राम आपको तोल करके लेना है। लेकिन NaCl का अपना आणविक द्रव्यमान भी तो होगा, जिसको आप मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो उस 10 ग्राम को आप विभाजित करेंगे किससे? उसके मोलर। सिंपल सा आपका एग्जांपल ले लेते हैं H2O का। तो H2O में आप लोग क्या कहते हैं? सपोज H2O का मैं कह रही हूं आपको 6 ग्राम दिया गया है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिए। गिवन मास 6 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है? कल निकाला था आपने, 18 ग्राम। अब जो आएगा वो आपका क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इतने मोल आपका प्रेजेंट है 6 ग्राम ऑफ वाटर। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in any sample, to calculate the number of moles in any sample, we simply divide we simply divide its given weight or mass by its molar mass। ठीक है, फॉर्मूला आपने पीछे लिख लिया था।
n नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास और मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान या भार को उसके मोलर द्रव्यमान से विभाजित करके मोलों की संख्या की गणना की जाती। ठीक है ना, जहां पर n यानी मोलों की संख्या के बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मोलर द्रव्यमान वही है जो आणविक द्रव्यमान है। आपको समझ आया होगा जब मैंने वाटर का भी एग्जांपल लिया तो उस वाटर के एग्जांपल में मैंने 18 ग्राम बोला, और क्योंकि आपने कल आणविक द्रव्यमान की गणना की थी तो वहां पर आपने जो आणविक द्रव्यमान निकाला था H2O का वो 18 ही निकाला था। समझ रहे हैं, तो जो आणविक द्रव्यमान है वही मोलर द्रव्यमान है, उसी को आप एक मोल का द्रव्यमान भी कह रहे हो। क्लियर है, चलिए नोट करिए। अब मैं आपको बोलती हूँ, आपके पास एक इम्पॉर्टेंट है ये, इसको यहीं पे समझ लीजिए, फिर आके आपके लिए इजी हो जाए। एग्जाम्पल है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर present in a sample that has in a sample that has mass of 1 point that has a mass of 1.17 ग्राम। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। तो हिंदी में भी लिख लेंगे आप लोग, 1.17 ग्राम सोडियम क्लोराइड में कितने मोल हैं। क्या, कितने मोल हैं बताइए। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या क्या दिया गया है। सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला NaCl। ठीक है, NaCl का मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास जिसे कह रहे हो, और क्या कह रहे हो, आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना, बराबर क्या होगा, Na का द्रव्यमान प्लस Cl का द्रव्यमान, यानी जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास। ठीक है, सोडियम का कितना होता है, अब ये आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 23 प्लस
35.5 क्लोरीन का होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 58.5। क्लियर। और प्रश्न में क्या दिया गया है, ये 1.17 ग्राम आपको तोल करके दे दिया। उन्होंने कहा NaCl यानी नमक, आपने क्या किया 1.17 ग्राम NaCl को यानी सोडियम क्लोराइड जिसको नमक बोल रहे हो उसको तोल करके ले लिया। अब उसमें आपको देखना है कितने मोल प्रेजेंट है। तो आपके पास क्या होना चाहिए 1.17 तो आपको दिया गया द्रव्यमान है या जो आपने मापा है वो है। ठीक है, आपने कैलकुलेट किया उसका आणविक द्रव्यमान, क्या आणविक द्रव्यमान क्या होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, गिवन मास होना चाहिए, यानी कि कुछ तो आपको बताया गया होगा कि इतने ग्राम है वो। ठीक है, तो वो इतने ग्राम कितना है बताओ, 1.17 ग्राम। ठीक है, ये पॉइंट है क्योंकि आपको जो डॉट जो होता है वो इजीली वहां से विजिबल नहीं होता है, तो इसको थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं 1.17 ग्राम। ओके, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास जो कि क्या है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर मास जो कि आपका क्या है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान भी आप जिसको कह रहे हो। देखो मैं सारी चीजें एक साथ लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। मोलर मास भी वही है, मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास सब वही है। तो कितना निकाला आपने, यहाँ पर गिवन मास आपका है 1.17 ग्राम, 1.17 डिवाइडेड बाय आपका आणविक द्रव्यमान कितना आया 58.5। अब कैलकुलेट करिए 58.5 से 1.17 को डिवाइड कीजिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। यूनिट क्या हो गई, मोल। ठीक है, बोलो भाई समझ आ गया। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट बोलेगा वो कि इतने ग्राम दिया गया है विलेय का और विलायक का, आपको वेट दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, मोलालिटी निकालो, आयतन दिया गया है, मोलालिटी निकालो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, देन आगे आपका आए। ठीक है ना। चलिए, नाउ हमारे पास एक और टॉपिक है, इसमें अभी तक जितने भी टॉपिक आए लगभग सारे टॉपिक आपके लिए फेमिलियर थे क्योंकि आपने पहले ये पढ़ चुके। 9th क्लास में आपको इनको थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, यहाँ पर थोड़ा डीप जा रहे हैं हम लोग। 10th में भी कोई कोई टॉपिक आपके आते हैं। तो पहला है यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र किसे कहा जाता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन आया उसमें हमारे पास क्या दिया गया था, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड दिया गया था। ठीक है ना, उसके लिए मैंने फिर क्या लिखा यहाँ पर NaCl लिखा। तो ये जो NaCl लिखा गया ये इसका क्या है बच्चे, केमिकल फॉर्मूला। यानी सिंपल सी बात है, कोई रासायनिक यौगिक है, उस रासायनिक यौगिक का या अपने कोई तत्व के लिए आप सिंबल यूज करते हैं, आपको पता है जब आप लोग तत्वों को पढ़ रहे थे तो उनके लिए सिंबल आप लोग यूज करते थे। उसी प्रकार से किसी रासायनिक यौगिक के लिए जब वो सिंबल के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिंबल्स है ना, सोडियम के लिए Na, क्लोरीन के लिए Cl, तो ये आपके क्या है सिंबल्स हैं। तो किसी भी रासायनिक यौगिक का जब आप सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं या प्रतीकात्मक निरूपण जिसे कहा जाता है वो करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसका केमिकल फॉर्मूले या आपका रासायनिक सूत्र कहा जाता है। ओके, सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, यौगिक के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक है ना, तो रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यानी कि प्रतीकात्मक निरूपण है। इसको कितने तरह से, हम दो तरह से इसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप से, जिसमें हम इंपीरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे यानी मूलानुपाती सूत्र, और दूसरा आपका क्या आएगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि आणविक सूत्र। क्लियर है, तो इनके बारे में आपको पहले भी थोड़ा थोड़ा कुछ पता होगा।
तो वो आप लोग एक बार फिर से पढ़ के आएंगे। आने वाले सेशन में से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।